अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बांस की खेती करके कमाएं अच्छी आय। दुधारू पशुओं में थनैला रोग की गंभीर समस्या, करें समय पर समाधान। पिछले कुछ सालों से देश भर में बांस की खेती का एरिया बढ़ा है। बांस की खासियत ये है कि ये किसी भी मौसम में खराब नहीं होता है, साथ ही इसकी खेती किसी भी प्रकार की जमीन में आसानी से की जा सकती है। बांस की फसल को एक बार लगाकर कई साल तक इससे बांस का उत्पादन लिया जा सकता है। अगर आप भी बांस की खेती करने जा रहे हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रास बिहारी शाह से। तो आज हम लोग जानेंगे कि बांस की खेती कैसे करें और उनसे क्या क्या फ़ायदे उठाएं हम लोग अपने ज़मीन पे उसकी खेती करके। ये जो है बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसके उपयोग को देखते हुए इसे ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, इसे पुअर मैन टिम्बर भी कहते हैं और बहुत जगह पे इसको बड़ा भाई के बिग ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। इसके करीब दस्तावेज में तकरीबन 500 से ज़्यादा उपयोग है और जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, वैसे वैसे और ही ज़्यादा इनके उपयोग सामने आ रहे हैं। बांस की खेती सदाबहार पौधे के रूप में की जाती है। ये घास प्रजाति का पौधा होता है जो कि सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा भी कहलाता है। बांस के पौधे वायुमंडल में 35% तक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी कम कर देते हैं। देश के वो किसान जो बंजर भूमि या जलवायु परिवर्तन से परेशान होकर किसी तरह की खेती करने में असमर्थ हैं, वो बांस की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो अभी पूरे विश्व में करीब मतलब 1250 प्रजातियां बांस की है, जबकि हमारे अपने भारत में 136 प्रजातियां हैं। और इसमें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारा जो सारी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, वो इसमें बहुत समृद्ध हैं। वहाँ पे चूंकि वहाँ की जलवायु यहाँ की बहुत मतलब बांस के बहुत अनुकूल है। बांस एक ऐसा पौधा जिसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। वर्तमान समय में बांस की 136 किस्मों को उगाया जा रहा है, किंतु भारत में उगाई जाने वाली कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें व्यापारिक तौर पर उगाया जाता है, जो इस प्रकार है: बम्बूसा बालकुआ, बम्बूसा तुलदा, बम्बूसा बम्बोस, बम्बूसा वल्गरिस, बम्बूसा पलिडा, बम्बूसा नूतन, डेंड्रोकलामस सख्त आदि प्रमुख हैं।
तो इसमें अगर मैं एक बांस मतलब की बात करूं जो कि सबसे सर्वाधिक उपयोगी है, तो वो है बम्बूसा बल्कोवा। ये बहुत ही उपयोगी है। इसका जो दीवार होता है, मतलब वाल बोलती है, बहुत मोटी होती है, बहुत मजबूत होती है। ये आपको बहुत काम आएगा। हम शुरुआत करते हैं बांस की खेती के लिए पहले कि कहाँ पे लगाया जाए, बांस की खेती कहाँ करें। देखिए, अब तो बांस की खेती जहाँ पानी नहीं जमता है वहाँ छोड़ के आप कहीं भी कर लीजिए बांस की खेती। बांस के बीजों की रोपाई पौध के रूप में की जाती है, जिसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। बांस के पौधों की रोपाई खाली पड़ी भूमि या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। इन गड्ढों में तैयार प्रकंदों या तैयार पौधों की रोपाई कर दी जाती है। आप उन्नत नर्सरी संस्थान से बांस के पौधे खरीद सकते हैं। रही बात की पौधा कहाँ से तैयार करें, कहाँ से उपलब्ध हो, बहुत सारी पौधशालाएं हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रजातियाँ जो के लिए उपयुक्त हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। पौधा रोपण के वक्त क्या करते हैं कि उस पर 20-25 ग्राम दीमक के लिए जो दवाई होती है वो दे दीजिए, 200-250 ग्राम DAP डाल दीजिए, और 7-8 किलो उस पर 10 किलो तक डाल सकते हैं आप फार्म यार्ड मैन्योर, और थोड़ा सा नीम का या करंज का केक भी डाल दीजिए, तो ये अच्छा रहेगा। उसके बाद जब पौधारोपण करेंगे तो जब बरसात आती है पौधारोपण कर दीजिए। रही बात की स्पेसिंग की कितने दूर पे पौधों को लगाएं, तो नॉर्मली जो है हम लोग जो पंक्तियों के बीच की दूरी को रखते हैं करीब 6 से 7 मीटर, और जो पौधों से पौधों के बीच की दूरी को रखते हैं 5 मीटर। और रही बात जब शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं कि जब 3-4 साल तक जब बांस छोटे रहते हैं, बांस के पौधे छोटे होते हैं, पूरा बखार पूरा फैलता नहीं है, तब तक आप उसमें कृषि वानिकी के तहत जो शुरुआत में जैसे दलहन भी है, सब्जियां भी उगा सकते हैं वहाँ पे, ये मूंगफली वगैरह बहुत चीज़ वहाँ पे उगा सकते हैं। जैसे ही फिर 5 साल बाद जब आपको लगे कि छाँव हो रहा है, तो फिर जो छाँव में उगाने वाले जो फसल हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, ओल है, पेचकी है, ये सारी चीजें भी वहाँ पे सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। बांस के पौधे सामान्य तौर पर 5 वर्ष में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी कुछ किस्में कटाई के पश्चात अपने आप फिर से वृद्धि कर लेती हैं। कटाई के पश्चात 10 की एक पुली बना लें और इस पुली का औसतन वजन 15 से 20 किलोग्राम होता है। 1 एकड़ की भूमि में 200 बांस तक मिल जाते हैं, जो उत्पादन में तकरीबन 13.5 टन तक होते हैं। बांस के पौधे एक बार लग जाने के बाद 40 वर्ष तक पैदावार दे सकते हैं। 4-5 साल के बाद इसको आप रेगुलर रूप से इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो मैच्योर बांस है उसको काट लीजिए, उसको काट कर रखिए। स्टोरिंग की बात है तो इसको नॉर्मली नीचे मजबूत फर्श बनाते हैं, फिर एक चौकोर टाइप का बना के फिर इसको आप सीधे खड़े रखिए या फिर लिटा के रखिए। खड़ा रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद फिर आप जो मार्केटिंग है आप या तो बेचिए, या फिर अगर आप खुद ही मूल्य संवर्धन करते हैं तो अच्छा है। आजकल देखिए बांस का कितना उपयोग है। हम लोग बोलते थे पहले कि बांस तो गरीबों के लिए है, पुअर मैन टिम्बर बोलते हैं, लेकिन अब बांस का जो प्रचलन है, जो उसके उत्पाद हैं बहुत ही महंगे हो रहे हैं। अब देखिए ना, बांस आप कितना चीज़ है, अगरबत्ती है, टोकरी है, आपका पेपर है, फेंसिंग है, उसके अलावा आप तो फर्श भी बन रहे हैं बांस के, स्टिक्स हैं, बहुत सारे हैं। आप के लिए बहुत ही मतलब अपार संभावना है बांस के साथ। आप जुड़िए और कहीं कोई कमी हो तो आप वैज्ञानिकों से संपर्क में रहिए। हम सदैव तत्पर हैं आप लोगों की सेवा के लिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साथ मिलकर बेटी एवं लुप्त होती गौरैया दोनों को बचाने के लिए सोन चिड़िया मेरी बिटिया अभियान शुरू किया गया। वैसे पूरे राजस्थान में आपको हर कहीं ऐतिहासिक किले और इमारतें देखने को मिल जाएंगी, जो आज भी उसी आन बान और शान से खड़ी हैं। इन्हें देख उस समय के वैभव की झलक मिल जाएगी। इन ऐतिहासिक धरोहरों में कुछ काफी खास है। ऐसी एक धरोहर है राजस्थान के नागौर में स्थित अहिच्छत्रगढ़ किला। इस किले के निर्माण के पीछे की कहानी भी काफी रोचक है। इस किले को बनाने में चूने के साथ ही गुड़ मेथी और उनका उपयोग किया गया था। इस किले की भौगोलिक संरचना और बनावट ऐसी है कि इसे दुश्मन कभी भेद नहीं पाए। आपको बता दें कि नागौर का यह किला अहिच्छत्रगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 शताब्दी के आसपास नागवंशीय राजाओं का शासन रहा, जिन्होंने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया और नाग को
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में देश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देख रेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों के चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनैला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु दूध देना कम कर देता है। अगर इस रोग का समय से इलाज नहीं किया जाए तो कभी कभी पशुओं के थन भी खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह से। दुधारू पशुओं में होने वाले एक महत्वपूर्ण बीमारी थनैला या मास्टाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, थनैला एक इस प्रकार का रोग है जिसमें कि पशु के जो अडर है या इसको कहें ओंगरी कहें, उसमें सूजन डेवलप हो जाती है और उस सूजन की कई वजह होती हैं। थनैला रोग बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से होता है। इसके अलावा अन्य रोगाणु जैसे विषाणु, कवक, माइक्रोप्लाज्मा इत्यादि भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया पशु जहां रहते हैं वहां पर गंदगी की वजह से या फिर कभी कभी दूध निकालने वाले हाथों में जीवाणु की उपस्थिति की वजह से फैलता है। आमतौर पर दूध में तथा थनों के अंदर कोई जीवाणु नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ कारणों से जीवाणु थन में प्रवेश करते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। थन को लगातार ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि इसमें कहीं कोई सूजन कड़ापन तो डेवलप नहीं हो रहा है। सूजन की वजह से ये होता है कि हमारे जो दूध है वो दूध की क्वालिटी खराब होने लगती है, दूध में छितड़े छितड़े से आने लगते हैं, कहना चाहिए हल्का सा फटने जैसा लगता है प्रारंभिक अवस्था में। जब उसके बाद भी ध्यान नहीं अगर दिया जाता है तो उसमें हल्का सा ब्लड भी आने लगता है। और इस बीमारी की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा थन जो है उसमें कड़ापन या टाइटनेस डेवलप हो जाती है और कुछ समय पश्चात हमारा थन बेकार हो जाता है, मतलब उससे दूध आना बंद हो जाता है। किसान भाई इस पे गौर नहीं करते हैं तो दूसरा थन खराब होता है, फिर जो अडर है उसकी एक साइड पूरी खराब हो जाती है और फिर भी ध्यान नहीं दिया गया तो कई बार पूरे पशु के चारों थन भी खराब हो जाते हैं। थनैला रोग दुधारू पशुओं में खासकर गाय और भैंस के थन में होने वाला एक घातक रोग है जो कि बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से फैलता है। अगर रोग के शुरुआती लक्षण को पहचान कर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये थनों को खराब करके पशु के दूध को सुखा देता है। इस रोग की वजह से पशु मरते नहीं, लेकिन थन हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। वहीं ज्यादातर पशुपालक थनैला रोग के शुरुआती लक्षणों को देखकर इस रोग का अनुमान नहीं लगा पाते और वो इलाज में लापरवाही कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि अपने को कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। उन विशेष चीज़ों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे पशु के जो अडर का हेल्थ है या अडर का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में किसान भाइयों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। अगर अपन शुरुआत से देखें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम तो ये है कि हमारे पशु का जो अडर है उसको हमें यथासंभव चोट से बचाना है। दूध निकालने वाले व्यक्ति का हाथ अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। थन से दूध पूर्ण हाथ विधि से निकालना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि थन में दूध छूटे नहीं। दूध निकालने के बाद पशु आमतौर पर थक जाते हैं और तुरंत बैठ जाते हैं। हालांकि दुग्ध नलिकाओं को बंद होने में लगभग 15 मिनट का वक्त लगता है। ऐसे में पशुपालक दोहने के बाद पशु को 15 मिनट तक जमीन पर बैठने न दें, तो इससे भी ये रोग होने की संभावना कम हो जाती है। स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से अलग रखना चाहिए। दूध निकालने से पहले थन एवं अयन को साफ पानी से धोना चाहिए। दूध की पहली धार को जांच लें। सामान्य होने पर ही बाल्टी में दूध निकालें। हर रोज दूध निकालने के बाद थनों को पोटेशियम परमैंगनेट अथवा लाल दवा मिश्रित पानी के घोल से धोना चाहिए। बेहतर होगा यदि लाल दवा युक्त घोल में चारों थनों को 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से डुबाएं। सामान्यतः रिकमेंडेशन ये रहती है कि दूध दोहने का जो स्थान है वो सूखा और क्लीन रहना चाहिए। तो पशु के दूध दोहने से पहले हमको पशु के जो बंधने का स्थान है उसको बहुत अच्छी तरह झाड़ू से साफ कर देना चाहिए। धूल वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही दूध दोहन का कार्य करना चाहिए। या कई बार कहीं खड़ा है तो किसी बांध से अगर उसमें हल्का सा भी कट लग जाए थन में तो उससे क्या होता है कि सूजन डेवलप होने लगती है। जब सूजन डेवलप होने लगती है तो उस समय पशुपालक को चेत जाना चाहिए, मतलब उस समय अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें ऐसे पशु को सबसे पहले तो एंटीबायोटिक मल्लम या लोशन लगाना चाहिए और उसके बाद में
सूजन तो जो मल्लम रहता है, लोशन रहता है, उससे पटक जाती है और कई बार सुपरफिशियल अगर घाव रहता है ऊपर की सतह पे तो वो भी भर जाता है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब कभी ये सूजन बढ़ती जा रही है और उसके कारण थन का जो टीट कैनाल रहती है, उस टीट कैनाल में हमको एक कड़ापन महसूस होने लगता है, तो हमें ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि थन में मास्टाइटिस होने के चांसेस बन रहे हैं। तो इसके लिए पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करके एंटीबायोटिक का उपचार कराना चाहिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमें अही कहते हैं, इसलिए इसे अही छत्रपुर के नाम से जाना जाता है। गाइड बजरंग सिंह बताते हैं कि इस किले का निर्माण में चूना पत्थर के अलावा किले की दीवारों को मजबूत करने के लिए चूने के अंदर गुड़, ऊन व मेथी का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण यह किला और मजबूत बन गया। यहाँ पर 4वीं शताब्दी से पहले रेत का किला था। बजरंग सिंह बताते हैं कि इस किले के चारों तरफ खाई थी जिसमें पानी था और पानी के अंदर मगरमच्छ छोड़े गए थे। किले के चारों ओर परकोठा 3 लेयर का बना हुआ है, इस वजह से दुश्मन तोप का उपयोग करता तो दीवारों से टकरा जाती। तीसरा कारण है इस किले के सभी दरवाजे घुमदवार हैं, जिसकी वजह से यह किला अभेद रहा। नवरात्रि 2023 की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त मंदिरों में माता रानी से अपनी इच्छाओं की अरदास लगाते हैं और माता रानी के चरणों में शीश नवाते हैं। वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, बेबीकॉर्न मक्के की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिसके चलते किसानों को इस फसल से अच्छी आय मिलती है। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान बेबीकॉर्न मक्का की खेती करने जा रहे हैं, वे किसान इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई करें ताकि आने वाले समय में इस फसल से अच्छी आय कमा सकें। तो आप किस प्रकार से करें बेबीकॉर्न मक्का की सफल खेती, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार। हम बात करते हैं बेबीकॉर्न की खेती के बारे में। बेबीकॉर्न मक्का की एक प्रजाति है जिसमें नंबर ऑफ कॉप्स, जो नंबर ऑफ बेबी कॉप्स हैं, जो भुट्टे निकलते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। एक पौधे में सामान्यतः 3 से 4 भुट्टे आ जाते हैं। जब ये कॉब यानी भुट्टे शिशुआवस्था में होते हैं, इसमें जब रेशा निकलने लगता है, इनमें बालियों में, कॉब में रेशा निकलने लगे, रेशा निकलने के 24 घंटे के अंदर अर्थात परागण क्रिया होने से ठीक पहले हम कॉब को तोड़ लेते हैं। बेबीकॉर्न की बुआई के लिए जो हमारी मिट्टी हो वो दोमट, बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम होती हैं। इसके लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये मृदाएं जल निकास युक्त होनी चाहिए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। तो अब बात करते हैं हम पोषक तत्व प्रबंधन की। क्योंकि बेबीकॉर्न मक्के की तुलना में घनी फसल है, तो इसमें पोषक तत्वों की ज़्यादा मात्रा पड़ती है। एक अच्छी पैदावार के लिए मृदा की जांच कराकर उर्वरक का संस्तुति की जा सकती है, लेकिन संस्तुति न होने पर किसी प्रकार हम मृदा की चेक नहीं करा पाए हैं, तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस, 75 किलोग्राम पोटास एवं 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर व्यवहार करना उपयुक्त पाया गया है। फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा
नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय हम कतारों में दे देते हैं, जबकि नाइट्रोजन की बची हुई 1/3 मात्रा हम यूरिया के माध्यम से देते हैं और बुआई के करीब 20 से 25 दिन बाद देते हैं, जब पौधा घुटने की ऊंचाई तक आ जाता है। नाइट्रोजन की अंतिम 1/3 मात्रा हम करीब 50 दिन बाद देते हैं, जब पौधे में बालियां आना शुरू होने की स्थिति है, यानी धरबान आने की स्थिति होती है, उस समय देते हैं। तो इस प्रकार नाइट्रोजन की आखिरी डोज जो 1/3 मात्रा है उसको हम 45 से 50 दिन पर देते हैं, जब धनबाल निकलना शुरू होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भुट्टे हैं, भुट्टे के निकलने की संख्या जो बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं काप पोलिनिफिकेशन, वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि बेबी कॉर्न की कौन कौन सी प्रचलित प्रजातियां हैं। तो बेबी कॉर्न की हम उन प्रजातियों का जिक्र करेंगे जो हम अभी तक बहुत पॉपुलर हैं, जैसे HM4, HM4 बहुत ही अच्छी प्रजाति है। ये हाइब्रिड्स है, संकर प्रजाति है। इसकी उत्पादन क्षमता करीब 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है और ये करीब 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, अर्थात खेत में 65 दिन बाद इसकी तोड़ाई समाप्त कर ली जाती है। दूसरी प्रजाति है गोल्डन बेबी, ये भी एक हाइब्रिड है और इसकी भी उत्पादन क्षमता करीब 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक है और कटाई के बाद हरा चारा भी इन दोनों प्रजातियों में बहुत अच्छा मिल जाता है, करीब 400 कुंटल तक हरा चारा भी मिल सकता है। तो इसके बाद VL42। बुआई से पूर्व बीजों को कवकनाशी से लेना चाहिए ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसके लिए बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें। अब बात करते हैं हम इसमें स्पेसिंग का। जो बेबी कॉर्न की बुआई का दूरी होगा वो 40 सेंटीमीटर कतार से कतार एवं 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा। इस तरह से बात की जाए तो 1 हेक्टेयर एरिया में करीब 1 लाख बेबी कॉर्न का पौधा आ जाता है। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। अब बात करते हैं सिंचाई का। जनरली देखा गया है कि बुआई के 15 से 20 दिन बाद जब सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है तो उस समय एक सिंचाई की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर हमें एक सिंचाई, हल्की सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है, जिससे खेत में पर्याप्त नमी रहे तो पौधा हरा भरा एवं स्वस्थ रहता है तो उत्पादन अच्छा होता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया उसे पूछा है ग्राम खेमरा, जिला भरतपुर के रत्नेश सिंह ने। आपने बैंगन की फसल में छोटी पत्ती रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बैगन की जो फसल है उसमें हम देखते हैं कि एक छोटी पत्ती का रोग आता है और ये जो रोग है बैगन की फसल में माइकोप्लाज्मा के कारण होता है और ये जो माइकोप्लाज्मा है पौधे में कीट के थ्रू या कीट के द्वारा प्रवेश करता है और ये जो कीट है इसको हम हरा फुदका या इसको लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं। और जब एक बार ये बीमारी से प्रभावित हो जाता है तो इसके कारण फसल में जो नुकसान है वो हमें आप फसल की बढ़वार से लेकर फसल जो फल बनाता है उस पे तक देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि जब इसके लक्षण की हम बात करें तो जो पौधा है उसकी पत्तियां आप जब देखेंगे कि पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, साथ ही साथ इसकी जो पौधे की लंबाई है वो भी सामान्य पौधों की लंबाई से बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इससे सुरक्षा किसान भाई कैसे करें, इस रोग को आपके क्षेत्र में या आपके खेत में आने से कैसे रोकें।
तो जो सबसे पहली आवश्यक जानकारी है जो किसान भाई जिसको आपको हमेशा करना चाहिए वो ये है कि जब भी आप पौधे की रोपाई करते हैं तो नर्सरी में हमको प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। आप जब भी बीज को लगा रहे हैं उसको बीज उपचार करके लगाएं। रोपाई कर देते हैं उसके 15 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीना हम देख लें, तब पौधा जो है वो कोमल अवस्था में होता है और इसी समय जो कीड़े हैं वो आके इसमें रस चूसने का काम करते हैं और जब वो रस चूसते हैं उसी समय जो हमारा जो माइकोप्लाज्मा डिसीज जो इसका वेक्टर है या इसका वाहक है इसको अंदर पौधे के अंदर प्रवेश करवा देता है। तो हमको क्या करना है, वाहक का नियंत्रण करना है। वाहक नियंत्रण के लिए बहुत सारी रासायनिक दवाएं उपलब्ध हैं। उसमें जो हम देखते हैं जो सबसे प्रभावी दवा है वो आती है थियोमिथॉक्सिम। इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा एक और इसका कॉम्बिनेशन है थियोमिथॉक्सिम प्लस लेम्डासाइलोहेथ्रिन। इस दवा की 80 ग्राम मात्रा आपकी प्रति एकड़ में लगती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षा को प्रारंभ से करके रखें तो लास्ट तक हमको जब फसल की बढ़वार होती है या फल आता है तब हमको ज़्यादा सुरक्षा के उपाय कम करने पड़ते हैं। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव उन्नावास जिला पाली के किसान गोपाल लाल ने। आप भेड़ की मारवाड़ी नस्ल पर जानकारी चाहते हैं तो गोपाल लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य करने के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। हालांकि अधिकांश किसान गाय, भैंस, भेड़ बकरियों का पालन करते हैं, जिनके पालन से वे अच्छी आय भी कमाते हैं। इस पशुपालन में भेड़ पालन किसानों के लिए एक अच्छी आय का जरिया साबित हो रहा है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ पालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। इसलिए इसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। आज हम बात करते जा रहे हैं भेड़ की मारवाड़ी नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस नस्ल के पालन से किसानों को अच्छी क्वालिटी की ऊन और मांस तो मिलता ही है। इसके अलावा इस नस्ल की भेड़ों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इन्हें सब खूबियों को देखते हुए हमारे राज्य के किसान सर्वाधिक रूप से मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों का पालन करते हैं। राजस्थान में मारवाड़ी भेड़ सर्वाधिक रूप से जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, पाली जिलों में पाली जाती है। किसान भाइयों, जहां तक इस नस्ल की भेड़ों की पहचान के लक्षणों की बात है तो इस नस्ल की भेड़ों का मुंह काला होता है, गर्दन के बाद का भाग सफेद होता है, कान छोटे और मुड़े होते हैं, इसकी टांगे लंबी होती है लेकिन पूंछ छोटी होती है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन लक्षणों के आधार पर इस नस्ल की भेड़ों की पहचान करके पालन कर सकते हैं। जहां तक इसके आहार प्रबंधन की बात है तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर और मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा बबूल, खिचड़ी की लूम, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। किसान भाइयों, भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना जरूरी होता है, जिसको किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर भेड़ों को खिला सकते हैं। इस तरह जो किसान भाई इन सभी खूबियों को देखते हुए भेड़ की मारवाड़ी नस्ल को पालना चाहते हैं तो आप इस नस्ल की भेड़ का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं।
अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।